नमस्कार, मैं चंद्रहास सिंह राजपूत, अतिथि सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, बेमेतरा। आज का टॉपिक है इष्टतम मुद्रा क्षेत्र, ऑप्टिमम करेंसी एरिया। इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का विचार रॉबर्ट मुंडेल के साधन गतिशीलता सिद्धांत के साथ ही उत्पन्न हुआ, जिसका अनुकरण मैकिनन, कैनन, मैग्निफिको, वुड आदि ने किया, जिन्होंने अपने सिद्धांत विकसित किए। इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे देशों के समूह से है जिन्होंने अपनी मुद्राओं को एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली द्वारा स्थायी रूप से जोड़ दिया हो, परंतु इन देशों की मुद्राओं की दर गैर सदस्यीय देशों के साथ लचीली विनिमय दर प्रणाली से जुड़ी होती है। एक साझा मुद्रा क्षेत्र एक साझी मुद्रा द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जैसे यूरोपीय देशों का समूह यूरो से जुड़ा है। इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के सिद्धांत। इष्टतम मुद्रा क्षेत्र से संबंधित कुछ सिद्धांत है जिसकी यहाँ चर्चा की है। रॉबर्ट मुंडेल का साधन गतिशीलता सिद्धांत, मुंडेल्स फैक्टर मोबिलिटी थ्योरी। मुंडेल के अनुसार इष्टतम मुद्रा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो पूर्ण रोजगार तथा भुगतान से संतुलन के रूप में आंतरिक एवं बाहरी संतुलन में स्वतः तालमेल लाता है। इसमें न तो मौद्रिक, राजकोषीय तथा अन्य नीतियों का सरकारी हस्तक्षेप होता है और न ही लचीली विनिमय दरों की नीति का। आंतरिक एवं बाह्य संतुलन की प्राप्ति क्षेत्र के भीतर साधनों की गतिशीलता द्वारा संभव होती है। भुगतान से इसमें प्रारंभिक असंतुलन सदस्य देशों के बीच इकाई साधन लागतों में अंतरों के कारण पैदा होता है। यदि साधन जैसे श्रम तथा पूंजी की देशों के बीच मुक्त गतिशीलता हो तो आंतरिक तथा बाह्य दोनों संतुलन स्वतः प्राप्त किए जा सकेंगे। यदि गतिशीलता अधिक है तो श्रम तथा पूंजी ऊंची बेरोजगारी वाले देशों से कम बेरोजगारी वाले देशों की ओर जाएंगी तथा साधन लागतों में समानता की प्रवृत्ति स्फीति दरों को क्षेत्र के भीतर समान कर देगी। आगे यह विनिमय दर में परिवर्तनों के लिए दबाव को कम कर देती है यदि यह पेग्ड है, कीलित है। इस प्रकार मौद्रिक, राजकोषीय तथा अन्य नीतियों द्वारा आंतरिक एवं बाह्य संतुलन प्राप्त करने की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। मुंडेल को मुद्रा क्षेत्र के सदस्यों के बीच साधन गतिशीलता की मान्यता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। देशों के बीच साधनों की गतिशीलता की संभावना नहीं होती। व्यवहारिक तौर पर साधनों की यहाँ तक कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच भी मुक्त गतिशीलता की अनुमति नहीं होती। दूसरा, मैकिनन का खुली अर्थव्यवस्था सिद्धांत। मैकिनन ने एक इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में आंतरिक कीमत स्थिरता तथा खुली अर्थव्यवस्था के महत्व पर बल दिया। एक अपेक्षाकृत खुली अर्थव्यवस्था में विनिमय दर के प्रभाव का परिवर्तन व्यय की संरचना की अपेक्षा मुख्यतः कीमत स्तर पर होगा। मैकिनन के अनुसार किसी इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का निर्माण इसके सदस्यों के लिए तब लाभकारी होता है जब उनकी अर्थव्यवस्था खुली हो तथा व्यापार की जा रही वस्तुओं का न व्यापार की जा रही वस्तुओं के साथ अनुपात अथवा विदेश व्यापार का जीएनपी के साथ अनुपात ऊंचा है। इसके अतिरिक्त ऐसी अर्थव्यवस्थाएं आंतरिक और बाह्य संतुलन प्राप्त करने के लिए मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों पर निर्भर हों, न कि विनिमय दर परिवर्तनों पर। परंतु मैकिनन का मुद्रा क्षेत्र निर्माण के लिए आंतरिक कीमत स्थिरता तथा खुली अर्थव्यवस्था के मापदंड में टिक नहीं पाएगा यदि गैर सदस्य देशों में स्फीति हो। आयात की ऊंची कीमतें मुद्रा क्षेत्र में आंतरिक कीमत स्थिरता बनाए रखने में असफल रहेंगी। कैनन का वस्तु विविधीकरण सिद्धांत, कैनन्स प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन थ्योरी। कैनन का मानना है कि इष्टतम मुद्रा क्षेत्र उन देशों के लिए अधिक व्यावहारिक होगा जहां कम खुली परंतु अधिक विविधीकृत अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऐसे देशों में जहां आयात और निर्यात में विविधता व्याप्त है वहां भुगतान संतुलन स्थिति में अधिक स्थिरता रहेगी और विनिमय दरें के परिवर्तनों पर दबाव कम रहेगा। यदि कम खुली और विविधीकृत अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु के निर्यात की मांग घटती है तो किसी अन्य वस्तु की निर्यात मांग में वृद्धि इस घाटे को पूरा कर देगी और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को
किसी गंभीर भुगतान असंतुलन तथा बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वुड का लागत लाभ सिद्धांत। वुड एक इष्टतम मुद्रा क्षेत्र की व्यावहारिकता का आधार उसकी लागत तथा लाभों को मानता है। एक मुद्रा क्षेत्र तभी संभव हो सकता है यदि इसके निर्माण के लाभ उसकी लागतों से अधिक हो। इसके भुगतान संतुलनों में असंतुलन को ठीक करने के लिए विनिमय दरों में परिवर्तन की अयोग्यता ऐसे क्षेत्र के निर्माण की संभावित लागत है। इसके संभावित लाभों में ऐसे संसाधनों की बचत से लाभ शामिल है, जैसे बैंकिंग तथा विदेशी विनिमय लेन देन। संघ द्वारा साझा आरक्षण द्वारा संसाधनों के पुनः आवंटन से लाभ, अनिश्चितता में कमी, व्यापार के विस्तार से उत्पन्न लाभ तथा संघ के भीतर मौद्रिक प्रणाली की बेहतर कार्रवाई से लाभ शामिल है। वुड कोई ठोस सिद्धांत नहीं देते, बल्कि मुद्रा क्षेत्र के निर्माण से पहले लागतों और लाभों के अध्ययन का सुझाव देते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर हम इष्टतम मुद्रा क्षेत्र की स्थापना तथा व्यवहारिकता के लिए निम्न मापदंडों की स्थापना कर सकते हैं। पहला, सदस्य देशों के बीच संसाधनों की अधिक गतिशीलता होनी चाहिए। यह पहले ही मान कर चलना चाहिए कि इन देशों में बुनियादी सुविधाओं का बड़ा नेटवर्क उपलब्ध है। दूसरा, मुद्रा क्षेत्र की लागतों से इसके लाभ अधिक होने चाहिए। तीसरा, गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों के बीच वस्तु विविधीकरण होना चाहिए। चौथा, सभी देशों के आपसी आर्थिक संबंधों में खुली अर्थव्यवस्थाएं होनी चाहिए। पाँचवा, आंतरिक एवं बाह्य संतुलन बनाए रखने के लिए सदस्य देशों में मौद्रिक, राजकोषीय तथा अन्य नीतियों से संबंधित नीति होनी चाहिए। छठवां, गुडहार्ट के अनुसार इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के निर्माण के लिए आर्थिक विचारों में समानता के साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक सौहार्द्रता भी होनी चाहिए। इष्टतम मुद्रा क्षेत्र के गुण एवं दोष। गुण: अकेला बड़ा बाजार। दूसरा, पैमाने की किफ़ायतें। तीसरा, निश्चितता। चौथा, विशिष्टीकरण। पाँचवा, कीमत स्थिरता। छठवां, मौद्रिक प्रबंधन। सातवां, लागतों में न्यूनता। इसके दोष हैं: इतने गुणों के बावजूद किसी इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का निर्माण उसके सदस्य देशों के बीच मतभेद पैदा कर सकता है। आर्थिक रूप से उन्नत सदस्य नीतियों के मामलों में पिछड़े सदस्यों पर हावी हो जाते हैं। पिछड़े देश अपने हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र मौद्रिक एवं राजकोषीय तथा अन्य नीतियाँ अपनाना चाह सकते हैं। अतः मुद्रा क्षेत्र के असफल होने या टूटने की पूरी संभावना रहती है यदि संघ द्वारा अपने सदस्यों के आर्थिक हितों का समान रूप से ध्यान न रखा जाए तो। निष्कर्ष: यूरोपीय संघ, जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी कहा जाता है, इष्टतम मुद्रा क्षेत्र का सफल उदाहरण है। इस दिशा में सबसे पहला कदम 1972 में विनिमय दर उतार चढ़ाव के बैंड की स्थापना की दिशा में उठाया गया था, जिसे स्नेक इन टनल के नाम से जाना जाता है। यह प्रबंध 1973 में ब्रेटन वुड प्रणाली के टूटने के बाद भी जारी रहा। यह एक सामान्य प्रबंध था, न कि कोई समन्वित अथवा संघ की राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों का सहयोगी प्रयास। सदस्य देश हालतों तथा परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ इसमें शामिल और इससे बाहर होते रहे।